का ईथर यहां से प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। एनी ईथर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल can be prepared by using this method. In this method, what is done actually? We take RX, that is alkyl halide, और साथ में लेते हैं R-ONA. मैंने ये R- इसलिए लिखा है ताकि ये मैं दिखा सकूं कि कार्बन चेन अलग अलग है। ये जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ, उसके बाद स्पेसिफिक रिएक्शंस भी बताऊंगी। And we have to just heat it around 100 and 110 degree Celsius. सिर्फ 373 केल्विन के आसपास आपने उसको हीट करना है इन दोनों के मिक्सचर को। सिंपली दिस Na एंड X, सोडियम X की तरह से ये रिमूव हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड जो भी आपने लिया है वो अलग हो जाएगा और बाकी अटैच होके आपको मिल जाएगा ROR-, दैट इज योर ईथर, ठीक है। अब सिमेट्रिकल बनाने के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो इसीलिए इस मेथड से हम अनसिमेट्रिकल ईथर्स की प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव चोजन CH3 CH2 Cl और साथ में आपने ले लिया CH3ONA, ऑन हीटिंग this Na and this Cl will be separated to form NaCl and the left you will get as a product as CH3 CH2O CH3, क्या बन गया? मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। इसी तरीके से सपोज इफ यू हैव टेकन CH3 CHCl CH3, मैंने ले लिया है 2 क्लोरोप्रोपेन, साथ में CH3 CH2ONA, इथॉक्सी, सोडियम इथॉक्साइड। ये कंपाउंड क्या है? देखो नाम देख लो अच्छे से। सोडियम पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जो कार्बन है, कार्बन चेन का नाम आ गया, ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड। ऐसे यहाँ पर क्या हो गया? सोडियम मीथॉक्साइड, ठीक है। अब रिएक्शन के बाद NaCl विल बी सेपरेटेड, सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा? जहां पर ब्रेक हुआ है वहीं से अटैचमेंट हो जाएगी। सो वी विल गेट CH3 CH3, यहां से Cl टूट के अलग हुआ है तो यहीं से ही अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन CH2 CH3। ऑल्दो मैं इसका नाम आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता रही हूँ, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। और इसका कॉमन नेम होगा इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर एनी काइंड ऑफ ईथर। अब देखिए इसमें है ना कुछ लिमिटेशन है बच्चों। वो क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन ये है कि अगर सपोज आपको बनाना है एनीसोल बनाना है, मुझे प्रोडक्ट क्या बनाना है? बेंजीन पर OCH3, ठीक है। तो फिर ये पर्टिकुलर कंपाउंड बनाने के लिए वैसे तो कार्बन चेन कोई भी ली जा सकती है ना, लेकिन चॉइस ऑफ रिएजेंट हमें इस तरीके का रखना है ताकि हमें कोई भी रिएक्शन करते हुए प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैं 2 अलग अलग चीजें ले सकती हूँ। या तो मैं ले लूं बेंजीन के ऊपर Cl और साथ में ले लूं CH3ONA, पहला वाला, या फिर मैं ले सकती हूँ बेंजीन के ऊपर ONA और CH3Cl। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सी चॉइस आपकी करेक्ट है ताकि आप ONA, ताकि आप इससे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सको, देन द कॉन्सेप्ट हैज टू बी अप्लाइड। ये आपका एक तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि एनीसोल को बनाने के लिए इन दोनों पेयर्स में से कौन सा पेयर आपको एनीसोल आसानी से दे देगा। क्या वो पहला पेयर है, क्या वो दूसरा पेयर है, क्या ये दोनों ही सेम है या दोनों से ही प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो पहली बात है कि चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा कि दोनों से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिनसे प्रोडक्ट बन जाएगा। तीसरा ऑप्शन भी गलत है क्योंकि तीसरे ऑप्शन के हिसाब से इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बहुत फर्क है। फर्क क्या है? अब ये ध्यान से सुनो। जैसा आप जानते हो कि बेंजीन के ऊपर जब डायरेक्टली हेलोजन अटैच हो जाता है तो वो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है। अब ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा इसे आसानी से टूटने नहीं देगा, यानी अगर हेलोजन अलग ही नहीं होगा तो फिर आगे रिएक्शन नहीं होगी,
ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारा फर्स्ट चॉइस है वो रॉन्ग है एंड द सेकंड चॉइस इज करेक्ट. And in this way, these two will give you the desired product. Is it clear to all? So this was about the Williamson synthesis. Choice of reagent is very very important. Williamson synthesis है क्या, ये जनरल आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद reagent की choice जो है वो बहुत ज्यादा important है, उसको ध्यान में रख के ही Williamson synthesis किया जाता है. अब विलियमसन सिंथेसिस ऑल्दो एक वर्सेटाइल मेथड है, इससे आप कोई भी ईथर बना सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर मेथड की भी लिमिटेशन है. What is the limitation of this method? The limitation of this method is we cannot prepare two ethers. One is diphenyl ether and the second is डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर. ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस. तो ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया है. ठीक है, हम दो ईथर्स नहीं बना सकते इससे, एक तो है डाइफिनाइल ईथर और दूसरा है डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर. इसका क्या रीजन? के ऊपर ही हेलोजन लेना पड़ेगा और बेंजीन के ऊपर ही ONA लेना पड़ेगा. लिखने को तो लिख सकते हो, लेकिन ये रेजोनेंस की वजह से अलग ही नहीं होगा. जब ये अलग नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट नहीं देगा. ठीक है, अब दूसरे को देख लो. दूसरा ईथर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? CH3 ONA. ठीक है, और C पे ही इसी तरीके से CH3 और Cl. जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे ना बेटा, तो ये रिएक्शन आपकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का वाली रिएक्शन हो जाएगी. यानी ये तो आपका हो गया एक तरह से बेस, और ये अल्कोहलिक KOH की जगह, जैसे आप लिखते हो ना अल्कोहलिक KOH, उसकी जैसा हो जाएगा ये. और ये इसमें से हेलोजन को और एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कंपाउंड बना देगा CH3C डबल बॉन्ड CH2. यानी आपको कहीं पर भी ईथर तो नहीं मिला ना, ईथर की बजाय क्या मिल गई? एक अल्कीन मिल गई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. अंडरस्टूड? पहले वाले केस में ये था कि जब क्लोरोबेंजीन आप लोगे, क्लोरोबेंजीन विल नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन. इसका रीजन लिख रही हूं मैं, विल नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन. कौन सा सब्स्टिट्यूशन है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. ठीक है, और दूसरे केस में क्या हुआ? dehydrohalogenation will take place in place of न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. विलियमसन सिंथेसिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से होता है, और इन दोनों ईथर्स को बनाने में प्रॉब्लम आ जाएगी. पहले वाले केस में तो सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड आ जाता है क्लोरोबेंजीन में. दूसरे केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिर से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है. ठीक है बेटा, यहां तक अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो पूछ लीजिए. समझ में आ गई हो तो पुट अ थंब इंप्रेशन. ओके देन, प्रोसीडिंग अहेड. अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे थर्ड और आखिरी मेथड की, एंड द थर्ड वन इज फ्रॉम ब्रिग्नार्ड रिएजेंट. ब्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसको कैसे बनाएंगे?
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए बनाने के लिए बेसिकली हम इनसे ऐसा मान सकते हो आप कि हम इस लोअर जो ईथर्स होते हैं उनसे हायर ईथर्स बनाते हैं. ये मेथड यूज तब करना है व्हेन यू वांट टू प्रिपेयर हायर ईथर्स फ्रॉम लोअर वंस. छोटे छोटे जो ईथर्स हैं उनसे बड़े ईथर्स बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज किया जाता है. अब जैसे आपके पास कोई ऑलरेडी छोटा ईथर है CH3OCH3, तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा CH3OCH2Cl में. इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा देंगे. आसानी से किया जा सकता है. हेलोजन डाल के हीट कर दो, ये बन जाएगा. ठीक है. इसके बाद इसमें क्या डालना है, इसके बाद इसके अंदर आपको डालना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब जैसे मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया C2H5MgBr. ये पता क्या करेगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने कार्बन चेन में से C2H5 इसको दे देगा और इसके जो Cl को है ना वो अपने साथ ले जाएगा. तो खुद तो क्या बन गया, खुद बन गया MgClBr. ठीक है, क्लियर. और ईथर कैसा बन गया, ईथर बन गया जी आपका CH3OCH2. तो पहले ही था, इसके साथ CH2CH3 यानी C2H5 और जुड़ जाएगा. अब देखो आपके पास सिर्फ दो कार्बन वाला ईथर था, अब आपके पास 4 कार्बन वाला ईथर हो गया. ऐसे आप कितना भी बड़ा, कितना भी लंबा कार्बन चेन वाला ईथर प्रिपेयर कर सकते हो. तो ये जो है ना, ये कोई एक्चुअल मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, ये सिर्फ कार्बन चेन को बढ़ाने के लिए, ईथर की कार्बन चेन को बढ़ाने के लिए किया जाता है. ऑलरेडी आपके पास ईथर होना चाहिए, तभी आप उससे एक और बड़ा ईथर बना सकते हो इस मेथड से. लेकिन जो पहले वाले मेथड थे उनसे हमने देखा कि हमने ईथर ही बनाया, पहले ईथर था ही नहीं. क्लियर हो गया. अब इसके बाद, ईथर्स के बाद, लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहले आ जाएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मार्क करके रख सकते हो इस क्वेश्चन को. ठीक है, ईथर्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल. अल्कोहल लिख रही हूं CH3CH2OH. कितने कार्बन है, 2. ठीक है. ईथर लिख रही हूं CH3OCH3. इसमें कितने कार्बन है, इसमें भी 2. इसमें टोटल हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6. इसमें भी टोटल हाइड्रोजन 6. इसमें ऑक्सीजन 1, इसमें ऑक्सीजन 1. तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर तो है ही. ठीक है. क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चंस आते हैं, एक्सप्लेन व्हाई ईथर